ओके, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ई, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी सिक्योरिटी किसी और को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आप दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वन इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड द अदर वन इज़ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, और किस तरह की कंपनीज़ में क्या प्रोविजंस है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को लेके या सिक्योरिटीज़ को लेके। ठीक है, सो हेयर वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। अगर मैं फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करूं, हमेशा याद रखिएगा कि पब्लिक कंपनी में आप आसानी से अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। ट्रांसफ़र का मतलब बेसिकली तभी है अपने शेयर्स को बेचना, किसी को भी सेल करना, उसकी ओनरशिप किसी और को दे देनी। तो प्राइवेट कंपनी में इस तरह की रिलैक्सेशन नहीं होती। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन दी होती है, आपको उस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली चलना होता है, जबकि पब्लिक कंपनी में आप आसानी से अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हम कंपनी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के स्टार्टिंग के फीचर्स में ही ये चीज़ें लिखी होती हैं कि देयर इज़ अ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लेकिन वो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स किसके लिए एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी के लिए। तो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में बेसिकली क्या होता है, घर के ही मेंबर्स या खुद ही जानकार ही इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर अब आपने अपना शेयर किसी और को बेच दिया, बाहर वाले को, तो उसमें एक क्या कह सकते हैं, देयर कैन बी अ डिस्टर्बेंस और उसमें कंपनी के सर्वाइवल में इशू आ सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में राइट ऑफ ट्रांसफ़र के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी होती है, जिसको फॉलो किए बिना आप अपने शेयर्स किसी और को नहीं बेच सकते, राइट। तो यहाँ पे हम अभी समझेंगे शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी are not marketable security due to restriction on right of transfer. Such shares by their very nature are not freely transferable in the market. The objective behind the right of restriction is to preserve the composition of the shareholding, यानी कि जिनके पास शेयर होल्डिंग है वही बने रहे, rather than कोई नया बंदा उसमें इन्वॉल्व हो जाए। Section 2 subsection 68 of the Companies Act restrict the right to transfer shares but does not prohibit the right to transfer the shares. In case of transfer of shares of a private company, the provision or restriction, मैंने अभी आपको बताया कि article of associations में इसकी restrictions दी होती हैं and that is given in the article of association, आपको वही follow करनी होती हैं। As per the provision of section 44, shares or debentures or other interest are movable property transferable in the manner provided by the articles of the company. आपको ये भी पता है जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ होती है वो बेसिकली एक मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है, जिसको आप बेच सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है। आप एज़ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो दे रखा होगा, आपको उसी हिसाब से अपनी सिक्योरिटीज़ या अपने शेयर्स पे के ट्रांसफ़र के बारे में सोचना है। राइट टू ट्रांसफ़र मे बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस contained in the article and there cannot be total prohibition or ban on transferability of share. Only permissible restriction on transferability may be contained in the article of association. ऐसा नहीं है कि एक rigid और restriction है कि आप बेच ही नहीं सकते. There is some compliances or there are some restrictions on the transferability of shares. Restriction upon transfer of shares in private companies are not applicable in following cases. इन cases में इस तरह की restriction applicable नहीं है। On the right of a member to transfer his or share in a case where shares are to be transferred to his or her representative. अगर मेंबर को अपने ही बच्चे या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को शेयर ट्रांसफ़र करना है तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। और अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने नाम पे शेयर्स को रजिस्टर करा सकता है, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं इवॉल्व हो रखी। अब मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह से शेयर्स आपके लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जा रहे हैं
तो वो बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं, ट्रांसमिशन कहलाया जाता है। ट्रांसफ़र होता है जब आप अपने शेयर किसी को बेच रहे हो, ट्रांसमिशन होता है कि जो लीगल राइट है शेयर्स पे, अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर के पास जो जाने का प्रोसेस होता है उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। दैट मीन्स वेयर देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय लॉ, यानी कि बाय लॉ उसकी डेथ के बाद उसके शेयर्स उसके बच्चों के पास पहुंच गए, उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स किसको बोलते हैं? जहां पे आप अपनी मर्जी से कि अपने शेयर्स किसी को बेच रहे हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विच आर प्रपोज टू बी इशूड ऑन अ राइट बेसिस, existing members would have a right to renounce share likely to be allotted to them. ठीक है, if the existing shareholder renounce their shares then these shares will be allotted to the renounces for the first time, no transfer of shares will take place. जहाँ पर आप अपने शेयर्स राइट बेसिस पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लागू होती। Okay, restriction on transfer on right of transfer share is generally placed by using two methods. Restriction जो right to transfer of shares है, यानी कि अपने shares किसी और को transfer करने पे जो restriction है वो basically दो तरीक़ों से होती है। एक होती है right of preemption, right of preemption. If a member wishes to sell some or all his shares, such shares shall first be offered to the other existing members of the company at a price determined by the director or by the auditor of the company or by the use of formula set out in the article. बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप अपने शेयर्स किसी को बेचना चाहते हैं तो आपको बाहर वाले को बेचने से पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पूछ लेना चाहिए कि आप मेरे शेयर्स खरीदोगे, किस प्राइस पे, जो प्राइस डायरेक्टर डिसाइड करता है या ऑडिटर डिसाइड करता है या कोई फॉर्मूला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया है उसके अकॉर्डिंगली। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर इज़ डिटर्मिन्ड टू, इफ़ नो एग्जिस्टिंग मेंबर इज़ डिटर्मिन्ड to acquire the shares, then share can be transferred by the transferor to the proposed transferee. अगर existing shareholders नहीं ले रहे तो फिर वो बाहर वाले को भी अपने shares बेच सकता है। A member is not bound to sell his share to other members under preemption clause unless any other member or members agree to buy all the share proposed to be sold. The transfer between the member is outside the purview of preemption clause. The preemption clause cannot place a complete ban on right to transfer. They cannot completely prohibit the transfer. अगर मैं प्रीएम्पशन क्लॉज की बात करूँ तो इसका मकसद बेसिकली क्या है कि जो कंपनी के शेयर्स है वो कंपनी के मेंबर्स तक ही रह जाए, बाहर वाला उसमें उसे ना खरीदे, ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेना नहीं चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शेयर अपने बेच रहा है वो किसी और को अपने शेयर्स नहीं बेच सकता, वो बेच सकता है। लेकिन पहला क्लॉज इसमें प्रीएम्पशन क्लॉज लग जाता है जहाँ पे आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देने होते हैं, राइट, उनको ऑफ़र करना होता है। और अगर उन्होंने नहीं लिए तो आपके ऊपर कोई बैन नहीं है कि आप अपने शेयर्स बाहर किसी को नहीं बेच सकते। Valuation of shares under preemption clause. AOA of the private company provide that the shares are to be sold under preemption clause at a fair price determined by the directors or the auditors of the company. अभी मैंने ऊपर भी बताया preemption clause लगता है अगर as per in case of प्राइवेट कंपनी, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये राइट दे रखा है कि आप अपने शेयर्स किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफ़र करो, तो आप जब ऑफ़र कर रहे हो तो किस प्राइस पे, वो प्राइस कौन सा होगा जो डायरेक्टर या कंपनी का ऑडिटर डिसाइड करेगा। एट अ फेयर प्राइस डिटर्मिन्ड बाय द डायरेक्टर्स और द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। It may also be provided that fair price would be certified by the auditor of the company. और जो भी प्राइस डिसाइड होगा वो कौन सर्टिफाई करेगा, ऑडिटर फाइनल करेगा, हाँ ये प्राइस ठीक है। If the preemption clause require that the shares are required to be offered to other members at a price certified by the director or auditor, the court are not in a position to inquire into the correctness of valuation. ओके, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर प्रीएम्पशन क्लॉज में शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑफर टू अदर मेंबर एट अ, जो डायरेक्टर या ऑडिटर ने प्राइस फाइनल किया है तो कोर्ट उस प्राइस वैल्यूएशन पे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता।
अगर कोर्ट तक कोई ऐसी बात जाती है कि कोई एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाए कि वैल्यूएशन ठीक से नहीं की गई, उसी केस में कोर्ट इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट। इन सच केस द ट्रांसफरर मे sue for damages to the person who made the valuation for difference between the value of the share as computed by the valuer and the real value of the shares। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, जो भी वैल्यूएशन कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टर है कंपनी का या ऑडिटर है, उसको नेग्लिजेंस नहीं करनी, उसको ध्यान से सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स को डिटर्मिन करनी है, जिस प्राइस पे प्रीएम्प्टिव क्लॉज अप्लाई या एप्लीकेबल माना जाएगा। पावर ऑफ डायरेक्टर्स टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रजिस्टर करने से मना कर सकती है अगर ऐसा कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हो। ठीक है, ये सिनेरियो या ये केसेस किसके थे, प्राइवेट कंपनी के। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी। एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 द सिक्योरिटीज़ और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर। मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में, जबकि पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मानी जाती। कोई भी सिक्योरिटीज़ या इंटरेस्ट जो भी मेंबर का है पब्लिक कंपनी में, वो फ्रीली ट्रांसफ़र होता है, यानी कि किसी भी पब्लिक कंपनी के मेंबर्स को किसी तरह के कोई कंप्लायंस या रिस्ट्रिक्शन को फेस करने की ज़रूरत नहीं होती। दे कैन फ्रीली ट्रांसफरेबल देयर शेयर्स टू दी एनी अदर पर्सन, किसी को भी शेयर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि पब्लिक कंपनी में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन एओए में भी नहीं दिया होता। The board of director of a company or the concerned depository the board of director of a company or concerned depository has no discretion to refuse or withhold transfer। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी को लेके। ट्रांसफ़र हैज़ टू बी इफेक्टेड बाय द कंपनी और डिपॉजिटरी ऑटोमेटिकली एंड इमीडिएटली। Any contract or arrangement between two or more persons in respect of transfer of security shall be enforceable as a contract। ठीक है, कोई भी दो लोग आपस में शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। It is now possible to contractually agree on terms such as right of first refusal, right of first offer, tag along, call option, put option in the shareholder agreement, investment agreement in case of public company as well। Okay, these terms would now binding on the investors। Private arrangements or contract between two or more person would be enforceable। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन समझनी है कि कोई भी दो बंदे इस तरह के ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ रेलेवेंस नहीं है, तो यू कैन जस्ट मार्क दिस लाइन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी शेल बी एनफोर्सेबल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र टू बी प्रेजेंटेड टू दी कंपनी। अगर मैं बोलूँ मैंने कंपनी के शेयर्स, मैंने अपने शेयर्स आपको सेल कर दिए, तो मैं कौन कहलाऊंगी, ट्रांसफरर, और आप कौन कहलाओगे, ट्रांसफरी, राइट। तो बेचने वाला ट्रांसफरर होता है और ख़रीदने वाला ट्रांसफरी होता है, TRANSFEREE। ठीक है, अब किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी डीड के थ्रू ही तो मैं अपने शेयर्स आपको दूंगी ना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र डीड। उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भी बोला जाता है और उसको ट्रांसफ़र डीड भी। अब उसमें होगा क्या, मैं उस पर साइन करके मैं अपनी इंटेंशन जाहिर करूँगी कि मैं अपने शेयर्स आपको बेच रही हूँ। अब उस इंस्ट्रूमेंट को जाके हमें कंपनी में जमा कराना, या तो मैं खुद करवा लूँ या फिर ट्रांसफ़र ही करवा सकता है। अ कंपनी शेल नॉट रजिस्टर, क्योंकि अब होगा क्या, रजिस्टर ऑफ मेंबर में पहले मेरा नाम था, अब आपका नाम आना चाहिए ना अगर मैंने आपको शेयर बेच दिए, क्योंकि पहले डिविडेंड मैं अर्न कर रही थी, अब आपकी बारी है डिविडेंड अर्न करने की। द रीज़न इज़ आपने मेरे से ये शेयर्स खरीद लिए हैं, तो उसके लिए जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा उसमें जो चेंज करना है वो तो कंपनी करेगी ना। ओके, अ कंपनी शेल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी अनलेस अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट of transfer duly stamped, dated executed by or on behalf of the transferor and the transferee
हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है, आप इस इंस्ट्रूमेंट को 60 दिन के अंदर अंदर आपको जमा कराना है। ठीक है, जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट साइन हो गया, जैसे कि मैंने आज एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया, उस पर मैंने एक क्या कहते हैं ट्रांसफ़र डीड पे साइन कर दिया, ट्रांसफरी में मैंने आपका नाम लिख दिया, जो भी हमारे बीच में कंसिडरेशन मैंने लिया आपसे, एवरीथिंग इज़ देयर। तो उस इंस्ट्रूमेंट को 60 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवाना है, राइट। तो एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, या तो मैं जमा करवा दूँ या आप जमा करवा दो। इट शुड बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज from the date of execution along with the certificate relating to the security, or if no such certificate is in existence। अब ये भी होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है वो भी जमा होगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मुझे वो जो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट एक तरह का प्रूफ है कि मेरे शेयर्स हैं, वो भी कंपनी के पास सरेंडर हो जाएगा। तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट, चाहे मुझे या आपको, सर्टिफिकेट के साथ जमा करवानी है। और अगर इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो जो मुझे लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला था सिक्योरिटीज़ का, जब शेयर्स मेरे नाम पे अलॉट हुए थे, सिक्योरिटीज़ मेरे नाम पे अलॉट हुई थी, तो जो लेटर मिला था आप वो भी साथ में लगा सकते हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाता है तो कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफ़र ऑन टर्म्स एज टू इंडेमिनिटी। ओके, यहाँ तक आपको ये समझ के चलना है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया तो उसके लिए भी देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ प्रोसीजर। अभी समझ रहे हैं हम इसे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इन फॉर्म नंबर SH4 वेयर अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड ऑल्सो बी इन फॉर्म नंबर SH4 एंड अदर कंडीशंस बी complied where the reference therein to securities were references instead to the interest of the members in the company. Nothing in section 56 subsection 1 shall prejudice any power of the company to register on receipt of an intimation of transmission of any right to security by operation of law। अब ये operation of law का मतलब क्या है? जहाँ पे मैं शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर रही, बट इफ़ समथिंग हैज़ हैपन टू मी, तो मेरा जो भी लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास जिस तरह से मेरे शेयर्स जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड बाय ऑपरेशन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ये कहता है, ये नहीं तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर ही सही, तो वो मेरे जो सिक्योरिटीज़, मेरे एक एसेट्स हैं, वो आगे मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर के पास पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स नोटिस टू द ट्रांसफरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 subsection 3 where an application is made by the transferor alone and relates to partly paid shares, the transfer shall not be registered unless company give the notice in form number SH5 to the transferee and the transferee gives no objection to the transfer within 2 weeks from the receipt। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पार्टली पेड शेयर्स किसी को बेच रही हूँ, तो ट्रांसफ़र तब तक नहीं रजिस्टर्ड करेगी कंपनी जब तक कंपनी एक नोटिस भेजेगी ट्रांसफरी को कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि ये जो शेयर्स मनीषा आपको दे रही है वो पूरे फुल्ली पेड नहीं है, तो आपको आगे पहले उसकी कॉल्स पूरी पे करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मेरे पास 5000 शेयर्स हैं और हर शेयर 10 रुपये का है, यानी कि मेरे पास 50,000 के शेयर्स हैं, तो मैंने उस 5000 शेयर्स पे सिर्फ अभी तक 5 रुपये पे किए, यानी कि मुझे टोटल 50,000 पे करने थे, मैंने अभी तक सिर्फ 25,000 पे किए हैं, 25,000 येट टू पे है। तो उस केस में अगर मैंने इस तरह के शेयर्स किसी को बेच दिए तो कंपनी पहले ट्रांसफरी को, मुझे नहीं ट्रांसफरी को, क्योंकि अगर वो मेरे शेयर्स खरीद लेगा तो वो 25,000 की लायबिलिटी है वो पे करेगा, मैं तो करूँगी नहीं, मैंने तो शेयर्स उसे दे दिए। तो ट्रांसफरी ने अगर नो ऑब्जेक्शन भेज दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन कंपनी उसको नोटिस देगी उसके 2 हफ्ते के अंदर अगर उसने नो ऑब्जेक्शन सबमिट करवा दिया, किसको, कंपनी को, तो फिर कंपनी उसके नाम पे ये पार्टली पेड शेयर्स इशू कर देगी, रजिस्टर्ड कर लेगी। तो ये तब तक रजिस्टर्ड नहीं होता जब तक ट्रांसफरी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन ना आ जाए।
every company unless prohibited by any provision of law or any order of court, tribunal or other authority deliver these certificates of all securities allotted, transfer or transmitted. आपके जो शेयर्स या तो आपको अलॉट हुए हैं या तो मैंने खरीदे हैं ट्रांसफ़र के थ्रू या ट्रांसमिशन के थ्रू, तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि विद इन अ पीरियड ऑफ, ये आपको अपने ये सर्टिफिकेट्स आपको डिलीवर करने हैं इन 3 केसेस में 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपके पास आ जाने चाहिए। अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से देखिए, यानी कि लेट्स सपोज मैं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हूँ, मैंने बोला था मैं शेयर्स ले लूँगी, मतलब कि मैं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हूँ। आपको पता है मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मेरा नाम गया हुआ है कि जैसी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी मैं कंपनी के इतने शेयर्स ले लूँगी, मैं मेंबर बन जाऊँगी कंपनी की। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए, ये कंपनी की ड्यूटी बनती है। दूसरा, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, जब आप अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर दोगे, जिस भी डेट पे अलॉट कर दोगे उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट्स डिलीवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ इन केस ऑफ ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, और अगर आपको शेयर ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन के थ्रू मिले हैं तो उसमें भी सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए। और अगर आपकी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स आपके नाम पे अलॉट हुए हैं, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाने चाहिए। तो ये आपको टाइम लिमिट है, जितने टाइम में आपको सर्टिफिकेट्स की डिलीवरी मिल जानी चाहिए। पहले ये चैप्टर अलग होता था, शेयर कैपिटल से ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन करके अलग से एक चैप्टर था, बट नाउ ये मर्ज हो गया है इसी में। इंटीमेशन टू डिपॉजिटरी वेयर दी सिक्योरिटीज़, ऐसा भी तो नहीं है ना कि हर वक्त शेयर्स आपको फिजिकल फॉर्म में मिले, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल रहे हैं। वेयर सिक्योरिटीज़ आर डील्ड विद इन अ डिपॉजिटरी, द कंपनी शेल इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ टू डिपॉजिटरी। आप जैसे ही आपको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं उसके बाद डिपॉजिटरी को ये इंटीमेट कर दिए जाएंगे कि इस शेयर होल्डर के नाम पे इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड्स में उस चीज़ को अपडेट कर लेगी। ये उस केस का सिनेरियो है जहाँ पे आपके पास शेयर्स डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन केस ऑफ डेथ ऑफ होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी द ट्रांसफ़र ऑफ सच सिक्योरिटी बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड shall be valid even though the legal representative is not the holder of such security, as if the legal representative were the holder of such security। अगर होल्डर ऑफ सिक्योरिटी की डेथ हो जाती है तो इस तरह के जो सिक्योरिटीज़ होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, ठीक है। और ट्रांसफ़र हो जाती है इवन दो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट दी होल्डर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर दी होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटी, मतलब वो उसके पास चली जाती है। बस आपको इसमें इतना है, इसमें कुछ खास है नहीं। पेनल्टीज़, अगर किसी तरह के भी ऊपर के प्रोविज़न में आपने कंप्लाई नहीं किया या डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको फ़ाइन लगेगा, जो कम से कम 25,000 का और मैक्सिमम 5 लाख का है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees and extend to 1 lakh rupees। Transfer of shares by depository with an intent to defraud, और अगर कोई भी ट्रांसफ़र शेयर का ट्रांसफ़र किया गया डिपॉजिटरी द्वारा जहाँ पे इंटेंशन आपकी डिफ्रॉड करने की थी, तो वहाँ पे हमारा सेक्शन 447 लग जाएगा, जो कि किसका होता है, फ्रॉड का। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ऑब्टेन दी ट्रांसफ़र डीड, मैंने आपको बताया सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू ही आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट आपका फॉर्म SH4 होता है। SH का मतलब यहाँ पे शेयर्स है।
endorsed by the prescribed instrument of transfer may not be the prescribed from in the following cases. Share transferred by a director or nominee on behalf of another body corporate. इन सब केसेस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र नहीं लगता. यू नीड नॉट टू लर्न दीज थिंग्स. ठीक है. और अगर आप डिबेंचर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र नीड नॉट बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी यूज़ किया जा सकता है. ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट कौन करेगा? ट्रांसफरर करेगा, या तो उसको इनिशिएट ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसफरी करेगा. एग्जीक्यूट कैसे होगा? जैसे कि जमा करवाना कंपनी के पास या जो उसके कंप्लाइंसेस है उन्हें पूरा करवाना. तो सबसे पहले एक ट्रांसफ़र डीड होनी चाहिए जिसको आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र भी बोलते हैं. ठीक है. ऑन देयर बिहाफ इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 56 एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ शेयर्स विद ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ डिबेंचर. आप एग्जीक्यूशन करोगे इस ट्रांसफ़र फॉर्म का शेयर होल्डर. अगर ऐसा हो सकता है कि जो भी शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सिर्फ एक अकेले शेयर होल्डर्स के नहीं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स के हैं, तो सारे शेयर होल्डर्स को कैन नॉट बी मेट. उसकी एग्जीक्यूशन सिर्फ एक ही शेयर होल्डर नहीं करेगा. इवन तो बिटवीन दी शेयर होल्डर इंटर से देयर इज़ एन अग्रीमेंट दैट वन. पहले आपको एक अग्रीमेंट शो करना पड़ेगा कि बाकी शेयर होल्डर ये बोल रहे हैं कि हम सबके बिहाफ से अगर एक बंदा भी साइन कर दे तो ये एग्जीक्यूटेड माना जाएगा. ये उस केस का एग्जाम्पल है. यानी कि वैसे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रांसफ़र डीड लेनी है जिसको आप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र बोलते हो. अब वो जो ट्रांसफ़र डीड आपकी होगी वो एग्जीक्यूट बाय द उससे रिलेटेड सारे काम या तो ट्रांसफ़रर खुद करवाएगा या ट्रांसफ़र ही कराएगा या उनके बिहाफ पे कोई और. ठीक है. अब उसकी एग्जीक्यूशन जो है, जैसे कि उस पर साइन करना, ट्रांसफ़रर के जो साइन है, अगर एक से ज़्यादा जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं तो एग्जीक्यूशन तभी हो सकती है अगर सारे शेयर होल्डर्स में आपस में इस तरह का कोई अग्रीमेंट हो कि कोई एक सबके बिहाफ पे साइन कर सकता है. जो ट्रांसफ़र डीड होगी उस पर स्टैम्प होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड स्टैम्प ड्यूटी नोटिफिकेशन इन फोर्स इन दी स्टेट कंसर्न. और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या है? 25 पैसे फॉर एवरी 100 रुपीज़. यानी कि अगर आपके शेयर्स जितने के भी हैं हर 100 रुपये के लिए 25 पैसे, दैट इज़ द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. जो स्टैम्प वो लगेगी. स्टैम्प कितने की लगेगी? सी दी स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन द ट्रांसफ़र डीड इज़ कैंसल्ड एट द टाइम और बिफोर साइनिंग. उस पर कैंसलेशन का साइन आएगा. द सिग्नेचर ऑफ द transferor and transferee in the share or debenture transfer deed must be witnessed by a person giving his signature, name and address. जो भी ट्रांसफरर के या ट्रांसफरी के साइन होंगे वो उस डीड पे होने ज़रूरी हैं और किसी विटनेस के साइन होने जिसकी प्रेजेंस में ट्रांसफरर या ट्रांसफरी ने साइन किए हुए, उस विटनेस का साइन, नाम और एड्रेस. उसके बाद जो भी जिन भी शेयर्स या डिबेंचर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है उसके सर्टिफिकेट या अलॉटमेंट लेटर साथ में लगना ज़रूरी है. और ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको किसको डिलीवर करनी है? कंपनी को. वेयर द एप्लीकेशन इज़ मेड बाय द ट्रांसफरर एंड रिलेट्स टू पार्टली पेड शेयर. जहाँ पे एप्लीकेशन जो ट्रांसफ़र डीड की है वो ट्रांसफरर फाइल कर रहा है और इसमें पार्टली पेड शेयर्स भी इन्वॉल्व है. कंपनी हैज़ टू गिव ड्यू नोटिस of the amount due on shares or debentures to the transferee and transferee shall raise objection. मैंने आपको बताया ना कि अगर पार्टली पेड शेयर्स हैं तो कंपनी पहले किसको नोटिस भेजेगी? ट्रांसफरी को, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि आपको पार्टली पेड शेयर्स दिए जा रहे हैं. और अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें नो ऑब्जेक्शन का एक लेटर भेजना है कंपनी सेटिस्फाइड हो जाए कि इस बंदे को कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के शेयर्स लेने में. अगर ट्रांसफ़र डीड इफ़ साइंड ट्रांसफ़र डीड हैज़ बिन लॉस्ट, अगर जिस पे साइन किए थे ट्रांसफरर ने वो गुम हो जाती है, अफिक्स दी सेम स्टैम्प ऑन अ रिटन एप्लीकेशन. आप एक राइटिंग में एप्लीकेशन पे भी सेम स्टैम्प लगा के उसे एग्जीक्यूट करा सकते हो. इफ़ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज, तो आपको कॉपी कैन नॉट चार्ज एनी फीस फॉर रजिस्ट्रेशन. तो कोई आपकी अलग से फ़ीस नहीं जाएगी. ओके.
हाँ जी, a company secretary is required to put up before the board or the share transfer committee of the company for consideration and approval. CS के क्या इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उन्हें क्या क्या चेकलिस्ट देखनी है, क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. A company secretary is required to put up before the board or share transfer committee of the company for the consideration, कि आप एक बार कंसीडर कर लो और अप्रूव कर दो. Only those cases of registration which have been checked up by him and have been found to be strictly in accordance with the provision. ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस, CS का काम होता है उसको सारे केसेस चेक करने हैं जहाँ जहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है. अगर उसको कुछ केसेस में कुछ डाउट्स हैं या वो उसमें ज़्यादा कंप्लाइंस चाह रहा है तो वो बोर्ड या शेयर ट्रांसफ़र कमेटी के सामने रख देगा कि आप अप्रूवल दो कि ये शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर हो जाने चाहिए. इफ़ द instrument received is deficient in any respect, same should be returned to the person who had lodged the same with the company for making good the deficiency. और अगर इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट उसको मिला था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ़र, शेयर ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, उसमें उसे कुछ कमी लगे CS को, तो वो वापस कर देगा उसको और उसको हु हैड लॉस्ट द सेम विद द कंपनी कि उसको ठीक करके आप दो. उसके अलावा आपको क्या क्या चेकलिस्ट देखनी है, आपने इसमें क्या क्या चेक करना है, इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. चेकलिस्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरी इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ट्रांसफ़र डीड का एक एक कॉलम प्रॉपरली चेक करना है, ठीक से भरा हुआ है, एग्जीक्यूशन की डेट ढंग से फिल है, कंपनी और कंपनी का सिन नंबर एग्जैक्टली और करेक्टली लिखा हुआ है, नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम, शेयर्स का डिस्क्रिप्शन, कौन सी शेयर्स है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, वो सही से लिखा हुआ है, कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, कितना अमाउंट मंगवाया है, कितना पेड अप है, कितने सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, फिगर्स में भी लिखने हैं, वर्ड्स में भी लिखने हैं, कितना कंसिडरेशन वापस आया है फिगर्स में और वर्ड्स, ये भी आपको क्लियरली मेंशन करने हैं. डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर्स मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट, शेयर्स के नंबर्स मेंशन होने चाहिए डीड में. शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी ट्रांसफ़र डीड में एंटर, जो ट्रांसफरर के पास जो भी अपने शेयर्स बेच रहा है उसके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा, शेयर सर्टिफिकेट, उस पर भी कुछ नंबर होगा, वो ट्रांसफ़र डीड में एंटर कर दो. फोलियो नंबर ऑफ द ट्रांसफर इज़ गिवन इन द एनक्लोज्ड शेयर सर्टिफिकेट इज़ टू बी, फोलियो नंबर भी होता है सर्टिफिकेट पे, वो भी आपको डीड में डालना है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस टू द सिग्नेचर, ठीक है, आपको नाम और एड्रेस भी डालना है ऑफ द विटनेस, विटनेस का नाम और एड्रेस भी डालना है टू द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर. जिस भी विटनेस ने अपना नाम, एड्रेस और साइन किया हुआ है, ठीक है. उसके अलावा सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर वो टैली करना है कि जो कंपनी के पास ट्रांसफरर का साइन है क्या एग्जैक्टली वही साइन है डीड पे. जॉइंट शेयर होल्डिंग है तो फॉर्म पे क्या सारे ट्रांसफरर ने, सारे शेयर होल्डर्स ने साइन किए हैं या किसी एक ने किया है सबके बिहाफ पे. पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांसफरी, अब ट्रांसफरी कौन हो गया, जिसको शेयर्स मिल रहे हैं, जिसको बेचे गए हैं, उसका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, कोई फोलियो नंबर है वो सही से डीड में लिखा हुआ है, ट्रांसफरर के ट्रांसफरी के साइन है या नहीं है, सर्टिफिकेट है साथ में लगा हुआ कि नहीं, अगर सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट लगा है या नहीं, शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प्स ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू, अभी मैंने बताया ना 100 रुपये के लिए 25 पैसे की स्टैम्प, तो उस हिसाब से जितने के भी शेयर्स हैं उस हिसाब से उसका 1/4 स्टैम्प वैल्यू है या नहीं है, ठीक है. ये आपको यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, हमने वैसे ये ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है. उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वेयर द ट्रांसफ़र इज़ प्रपोज्ड टू बी इन द नेम ऑफ द माइनर, अगर ट्रांसफ़र इज़ प्रपोज्ड इन द नेम ऑफ द माइनर, वेदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अलाउ किया है इस तरह का शेयर ट्रांसफ़र, अगर आप अपने जो शेयर दे रहे हो वो आप किसी माइनर को दे रहे हो, अगर आप शेयर किसी को दे रहे हो और वो कोई माइनर है तो इस तरह का कोई क्लॉज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है कि इस तरह के शेयर्स फुल्ली पेड अप ही होने चाहिए, नहीं उससे रिलेटेड कोई कंप्लायंस है आपको वो चेक करनी है. ट्रांसफरर और ट्रांसफरी
क्या उनमें कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है? अगर है तो ट्रांसफ़र क्या अलाउड है अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? अलाउड है। वेयर द ट्रांसफरर इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट, अगर ट्रांसफरर जो है वो कोई कंपनी है तो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था इस तरह के ट्रांसफ़र करने के लिए? ठीक है। और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो की है कि नहीं करी है? चेक वेदर शेयर्स अंडर रजिस्ट्रेशन आर सब्जेक्ट टू लियन ऑन द कंपनी, कंपनी का कोई लियन तो नहीं है, लियन इन द सेंस कोई हक या कोई पोजेशन तो नहीं है जिसके अगेंस्ट कुछ लिया गया हो कभी कंपनी द्वारा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कहीं इस तरह से शेयर ट्रांसफ़र करना कोई सेबी का रेगुलेशन कॉन्ट्रावीन या वायलेट तो नहीं कर रहे? इज दिस क्लियर? तो ये ओवरऑल स्टोरी है आपकी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में ये सब कुछ हुआ है। वेयर एनी पर्सन acquires any right to securities by operation of any law, the company may register the transmission of share in favor of such person if company receives the intimation of transmission from such person and in such a case no transfer। मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र तो वॉलेंटरली किया जाता है, आपका मन करे शेयर ट्रांसफ़र करने का आप कर सकते हो। ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है जब शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर तक सिक्योरिटीज़ को देना इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। वेयर एनी पर्सन acquire any right to security by operation of any law, company may register the transmission of share in favor of such person if the company receives intimation। लेकिन कंपनी को ना आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ जो भी ट्रांसफरर है या जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स था उसकी डेथ हो गई। ये इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी, या तो ट्रांसफरी को या किसी और को। इसमें डीड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे शेयर बेचे नहीं जा रहे, इसलिए डीड की ज़रूरत नहीं होती। अ कंपनी शेल हैव पावर टू रजिस्टर, कंपनी के पास ये राइट है जैसे उसके पास इंटीमेशन आई कि वो नहीं रहा तो जिसके द्वारा भी आई उसके नाम पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। अब बोर्ड के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन मना कर सकता है, पावर ऑफ बोर्ड टू रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए एक स्टैट्यूटरी रेमेडी है अगेंस्ट रिफ्यूज़ल अंडर सेक्शन 58। डील विद द प्रोसेस ऑफ द कंपनी टू बी फॉलोड बाय ऑन रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। अगर एक प्राइवेट कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स रिफ्यूज़, वो रिफ्यूज़ कर सकती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रजिस्टर करने पे या ट्रांसमिशन ऑफ द राइट टू एनी सिक्योरिटी अगर इस तरह का कोई भी, अगर इट इज़ नॉट एज़ पर आर्टिकल। मैंने अभी आपको पहले भी बताया प्राइवेट कंपनी में आप प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती है वहाँ पे आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो रिफ्यूज़ कर सकती है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के थ्रू शेयर्स को रजिस्टर करना। रीज़न, अगर आपने एज़ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन काम नहीं किया तो कंपनी आपको क्या करेगी, एक नोटिस भेजेगी ट्रांसफरर को कि हम मना कर रहे हैं, वी आर नॉट अलाउइंग यू, या ट्रांसफरी को जिसने भी कंपनी को इंटीमेशन दिया है 30 दिन के अंदर अंदर बता देगी कि हम मना कर रहे हैं। नोटिस शेल कंटेन, और वो रीज़न भी लिख के देगी कि हम क्यों मना कर रहे हैं, हम क्यों आपका ये ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन रजिस्टर नहीं कर रहे। ट्रांसफरी के पास फिर ये राइट है कि वो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है अगले 30 दिन के अंदर, जिस दिन उसे नोटिस मिला है कि भाई ये गलत बात है कि इन्होंने हमारा मना कर दिया। ठीक है। और इफ़ अ पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर एक पब्लिक कंपनी ने बिना कोई जेन्युइन रीज़न के रजिस्टर करने से मना कर दिया 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिस दिन आपने जमा कराया है, ट्रांसफरी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच रिफ्यूज़ल, या उसको अगर कंपनी ने कोई चीज़ कोई इंटीमेशन नहीं दी है 90 दिन के अंदर अंदर वो भी अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल को। अब ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, जब उनके पास इस तरह की अपील आएगी तो वो दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद या तो ऑर्डर डिसमिस कर देगा या बाय ऑर्डर
ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के लिए बोल देगा कंपनी शेल कंप्लाई विथ सच ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। उसके बाद अगर कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है कंपनी को 10 दिन के अंदर उसे फॉलो करना है, या फिर कंपनी या तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा कि हाँ नहीं रजिस्टर करो। अगर उन्होंने इस तरह का कोई ऑर्डर पास कर दिया तो 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं तो ट्रिब्यूनल रेक्टिफिकेशन के लिए बोल देगा कि आप रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन करो, चेंज करो, और जो भी कंपनी को बोलेगा आप डैमेजेस पे करो जिस भी पार्टी के साथ आपने गलत किया, आपने बेवजह अगर किसी के शेयर रजिस्टर करने से मना किया। और अगर किसी ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का उल्लंघन किया, कॉन्ट्रावीन किया या वायलेशन किया तो उसको सज़ा है कम से कम 1 साल की, मैक्सिमम 3 साल की, और फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसको समझते चले कि क्या क्या प्रोसीजर है और ट्रिब्यूनल के पास क्या राइट्स हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ के बाद क्या प्रोसीजर है रजिस्टर में चेंजेस करने के लिए। रेमेडी टू द अग्रीव्ड फॉर नॉट कैरिंग द चेंजेस इन द रजिस्टर ऑफ। रेमेडी क्या क्या आपके पास अधिकार है। एग्रीव्ड मतलब जिनके साथ गलत हुआ है, अगर चेंजेस नहीं हुए रजिस्टर ऑफ मेंबर में। नेम ऑफ एनी, इफ़ विदाउट सफिशिएंट, बिना किसी रीज़न के नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी का भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया या जिनका नाम आ गया, जिनका नाम होना चाहिए गलती से उसका नाम हटा दिया गया। डिफ़ॉल्ट और अननेसेसरीली डिले इज़ मेड इन एंट्रिंग इन द रजिस्टर, जानबूझ के आपका नाम, आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं हो रहा। डिफ़ॉल्ट ऑफ अननेसेसरी डिले इज़ बीइंग मेड इन एंट्रिंग इन द रजिस्टर, डिफ़ॉल्ट किया जा रहा है, जानबूझ के डिले किया जाता है बिना किसी, अब या फिर तुम अब मेंबर नहीं रहे, जैसे तुमने अपने शेयर्स किसी और को दे दिए, अब आप सीज्ड टू बी अ मेंबर हो लेकिन आपका नाम हटाया नहीं जा रहा। पर्सन अग्रीव्ड, जिसके साथ भी कुछ गलत हुआ है वो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल को। द पर्सन अग्रीव्ड मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, और द कंपनी में अपील इन सच, हाँ जी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू द ट्रिब्यूनल। और अगर आप फॉरेन मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स हो और आप इंडिया के बाहर रहते हो तो भी आप किसी भी कम्पिटेंट कोर्ट में इंडिया के बाहर फाइल कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज टू दी अपील बाय ऑर्डर, ट्रिब्यूनल पार्टीज़ की बातें सुनने के बाद या तो अपील को डिसमिस कर देगा या ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन के लिए कंपनी को बोल देगा 10 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसने ऑर्डर दिया उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days of the receipt or direct rectification of the records of the depository or register in the later case, direct the company to pay damages if any sustained by the party aggrieved, right to transfer not restricted। ओके, आप किसी भी शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर की राइट, उसके पास अधिकार है, वो अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है वो कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर इस तरह से कोई भी कंप्लायंस आपने फॉलो नहीं की तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया जाता है। और अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो कंपनी शेल बी लाइबल विथ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़ विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़ इन एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी शेल हु इज़ इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सो these are the important things that we have to done in transfer and transmission of the securities। okay, lost transfer deed, अगर ट्रांसफ़र डीड गुम हो